सवाल इसीलिए भी कि अजीत पवार की पार्टी के कार्यकर्ता नतीजों के एक दिन पहले बारामती में माहौल बनाने में लगे थे, पोस्टर लगा रहे थे, उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने लगे थे। वहीं शिंदे खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। जाहिर है जिस तरह से बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं, तो सबसे पहली दावेदारी तो बीजेपी की ही बनती है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों अपनी रजामंदी देंगे? क्योंकि तजुर्बे और सियासत दोनों के लिहाज से शिंदे और अजीत फडणवीस पर काफी भारी है। दूसरा, अभी तक कि अजीत और फडणवीस दोनों डेप्यूटी सीएम रहे हैं, जबकि शिंदे सीएम रहे हैं। ऐसे में दोनों फडणवीस के नीचे काम करने में सहज रह पाएंगे? इस सवाल का भी जवाब तलाशना होगा। इन आशंकाओं की ही वजह से नेताओं की तरफ से आने वाला बयान, जिसमें शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि ये तीनों दलों के बीच कोई तय नहीं हुआ है कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। हम लोग मिलेंगे, हम बैठेंगे और हम ये तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि बीजेपी और आरएसएस की सोच इससे बेहद अलग है। वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जिसका इशारा भी पिछले दिनों अमित शाह की तरफ से दिया जा चुका है। तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। अब सवाल उठता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे में से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिर आगे क्या होगा? सूत्रों की माने तो बीजेपी के पास प्लान बी भी तैयार है, जिसमें वो दोनों में से किसी एक के मुख्यमंत्री बनने की सूरत में दूसरे नेता को दिल्ली बुला सकते हैं। अगर एकनाथ शिंदे सीएम बनते हैं तो बहुत मुमकिन है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में केंद्र का मंत्री बनाया जाए। लेकिन ऐसा होने की संभावना इसीलिए कम है क्योंकि देवेंद्र और उनका परिवार पहले ही दिल्ली जाने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है। फडणवीस अभी महाराष्ट्र की सियासत करना चाहते हैं। उधर अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है और देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो एकनाथ शिंदे का बतौर डेप्यूटी सीएम काम करना मुश्किल होगा। ये डिमोशन होगा जिसके लिए शायद ही एकनाथ शिंदे राजी होंगे। ऐसे में उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि शिंदे इसके लिए भी तैयार हो जाए। वो 2019 में उद्धव ठाकरे वाली गलती को न दोहराएं, जिसमें मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी से तनातनी के बाद दोनों अलग हो गए थे। भले ही बाद में उद्धव मुख्यमंत्री बन गए थे कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से, लेकिन हुआ क्या ये सबके सामने है, ये किसी से छिपा नहीं है। और उसके बाद उद्धव का सियासी संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है, जो इस बार के चुनाव तक जारी रहता नजर आ रहा है। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। देवेंद्र फडणवीस जी ने ये पूरे महाराष्ट्र में सभी जनता को लेके चले, किसानों को लेके चले, लाडली बहनों को लेके चले, युवकों को लेके चले, हर वर्ग को लेके चलने का काम उन्होंने किया है। तो हर वर्ग ने हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को आशीर्वाद दिया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के खेमे में हार के बाद खलबली मची हुई है और अब इस हार को लेकर एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये माना है कि नतीजों उम्मीद के मुताबिक है। चुनाव से ठीक पहले अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर चौंकाने वाले शरद पवार को अपना ये रिटायरमेंट प्लान निराश कर गया है। यही वजह है कि उन्होंने इसे लेकर अब फिर से साफ किया कि उनका रिटायरमेंट अब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तय करेंगे। इसी के साथ शरद पवार ने नतीजों का अध्ययन और उस पर चिंतन करने की भी बात कही है। अब बात झारखंड की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो गई है, कैसे सियासत वहां बनी है वो समझा आपने। झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार का गठन होने जा रहा है। हेमंत सोरेन इस दिन झारखंड के एक बार फिर से सीएम के पद के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने राज्यपाल को अपने विधायकों की सूची सौंपी है। इसके बाद राज्यपाल ने हेमंत को सरकार बनाने का न्योता दिया है।
28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया इसमें यह भी जा रहा कि पुराने फॉर्मूले पर भी मंत्रिमंडल का गठन होगा। 5 विधायकों पर 1 को कैबिनेट में जगह मिलेगी। इस प्रकार झामुमो को हिस्से में 6 मंत्री पद होंगे और कांग्रेस के हिस्से में 4 मंत्री पद होंगे। आरजेडी से 1 मंत्री बनेगा और वामपंथी दल अगर आग्रह करेंगे तो उन्हें भी 1 मंत्री पद मिल ही सकता है। महागठबंधन की तरफ से नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है। उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और पहले दिन सदन में एक नई झलक दिखने वाली है। दरअसल प्रियंका की चुनावी राजनीति में एंट्री के बाद लोकसभा में कांग्रेस की तस्वीर भी बदलने वाली है। अब भाई राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी सड़क के बाद संसद में बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आएंगी, सुनाई भी देंगी वहां से। इसी शीतकालीन सत्र से प्रियंका को सदन में मुद्दों पर बोलते हुए देखा और सुना जा सकेगा। वैसे भी अडानी मामले को लेकर कांग्रेस लगातार चर्चा की मांग कर रही है। ये माना जा रहा है कि अगर इस मुद्दे पर बहस होती है तो भाई राहुल के साथ साथ प्रियंका भी इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आएंगी। जाहिर है सदन की स्थिति कांग्रेस नेताओं में जोश भरने वाली है। वायनाड संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धमाकेदार जीत दर्ज करने के साथ अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की है। उन्होंने सीपीआई के सत्यन माकेरी को 4,10,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया है। यह प्रियंका गांधी के सियासी करियर का पहला चुनाव था। राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड सीट पर 4,31,770 वोट और 2024 में 3,64,422 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने 2024 के आम चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में वायनाड सीट खाली कर दी थी क्योंकि उन्होंने रायबरेली से सांसद बने रहने का फैसला लिया था। I want to thank the people of Wayanad from my heart for giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor and I will respect it fully. I just was happy getting the love of the people. वहीं वायनाड में मिली जीत के बाद प्रियंका ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं भी जाहिर की हैं। उन्होंने वायनाड की जनता का धन्यवाद देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं और अपने परिवार के लिए भावुक पोस्ट किया है। अपनी जीत पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरे प्यारे वायनाड के भाइयों और बहनों, आप मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि समय के साथ आप वास्तव में महसूस करें कि ये जीत आपकी जीत है और आपने जिस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है वो आपकी आशाओं और सपनों को समझता है और आपने अपने में एक रूप में अपने लिए लड़ता है।
मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं। मुझे ये सम्मान देने के लिए धन्यवाद और उससे भी अधिक प्यार के लिए जो आपने मुझे दिया है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रियंका ने लिखा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए क्या लिखा है, अब वो सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि यूडीएफ में मेरे सहयोगियों, केरल भर के नेताओं, कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और मेरे कार्यालय के सहयोगियों ने इस अभियान में अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरी 12 घंटे बिना भोजन, बिना आराम कार यात्राओं को सहन करने के लिए और उन आदर्शों के लिए सच्चे सैनिकों की तरह लड़ने के लिए जिन पर हम सभी विश्वास करते हैं। इसके अलावा परिवार के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए प्रियंका ने लिखा है, मेरी मां रॉबर्ट और मेरे 2 रत्न रेहान और मियारा, आपके ही ओर से दिए गए प्यार और साहस के लिए कोई भी कृतज्ञता कभी भी पर्याप्त नहीं होती है। और मेरे भाई राहुल, तुम सबसे बहादुर हो। मुझे रास्ता दिखाने और मेरी पीठ थपथपाने के लिए धन्यवाद हमेशा। संसद के लिए, परिवार के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए अलग अलग भावुक पोस्ट प्रियंका गांधी ने ये किया है। प्रियंका फिलहाल कांग्रेस की महासचिव है। वो यूपी प्रभारी भी रह चुकी हैं। बिना सियासत में एंट्री लिए प्रियंका अपनी मां सोनिया और भाई राहुल के लिए यूपी में रायबरेली और अमेठी प्रचार करने के लिए जाती रही हैं। वैसे प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी राजनीति में एंट्री करने वाली नेहरू गांधी परिवार की 10वीं सदस्य हैं। प्रियंका से पहले गांधी परिवार से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी और राहुल गांधी राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। प्रियंका गांधी अब अपनी राजनीति देश के दक्षिणी हिस्से से शुरू करेंगी। वो अपनी दादी और देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और चाची मेनका गांधी के बाद 4थी महिला सदस्य हैं जो लोकसभा की सांसद चुनी गई हैं। ये आपने प्रियंका गांधी का सफर देखा, कैसे उन्होंने शुरुआत की और कैसे उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा दिया था, 40% सीट रिजर्वेशन दी गई थी और काफी नाम उनका हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल में 3 लोगों की मौत हो गई है। एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है। रविवार की सुबह दोबारा शुरू हुए सर्वे टीम जब वहां पर सर्वे करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकने लगे, जिसमें एसपी समेत कई लोगों को चोट भी आई। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और कई गाड़ियों को भी फूंका। 3 मृतकों का नाम नोमान, बिलाल और नईम है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 2 महिलाओं समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जब कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले डालने पड़े थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी शुरू कर दी। घटना के दौरान एसपी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। फिलहाल डीएम के आदेश पर जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में जनपद संभल में किसी प्रकार का कोई पथराव या आगजनी या इस तरह की कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आई है और शांति व्यवस्था है वो पूर्णतः कायम है। मोबाइल की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड करने के लिए 1 दिन के लिए मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था और शासन द्वारा वो रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी गई है। तो 1 दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बंद रहेगी। कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी उसमें दोनों पक्षों द्वारा बैठ के थाना संभल पर ही रजामंदी से दोनों पक्षों के सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीबन 1.25 घंटे तक सर्वे है वो शांतिपूर्वक चला, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा 2-3 फ्लैंक से लोगों ने आके पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस पथराव को पुलिस ने रिटेलिएट किया और उसके बाद में शांति व्यवस्था है वो घंटे भर के अंदर विदिन 1 आवर कायम कर ली गई। उनके द्वारा पुलिस की कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च किया गया, जबकि वहां से कुछ 10-15 मीटर दूरी पे उनके जनता के अपने भी गाड़ियां थी लेकिन उनको उन्होंने टच नहीं किया। इसका मतलब टारगेटेड तरीके से उन्होंने पुलिस को टारगेट किया। लेकिन पुलिस ने अपना संयम बरतते हुए उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ने का काम किया। वहीं संभल में हुई हिंसा पर कमिश्नर आंजनेय कुमार का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सर्वे के लिए इंतजामिया कमेटी को शनिवार को बुलाया गया। रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सर्वे शुरू हुआ, 10 बजे ये पूरा भी हो गया। अधिकारी ने बताया कि उस वक्त तक टीम पर कोई भी पथराव नहीं हुआ था।
आंजनेय कुमार ने यह भी बताया कि उनकी इंटेलिजेंस ने जो इनपुट दिए थे उससे ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया था। अधिकारी ने यह भी बताया कि मस्जिद से जैसे ही ऐलान हुआ कि सर्वे पूरा हो गया तभी पत्थरबाजी होने लगी, फायरिंग होने लगी। अचानक भीड़ आ गई। हिंसा में 4 पुलिस अधिकारी, 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक डिप्टी कलेक्टरेट भी घायल हो गया।